वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके जो बोर्ड के पेपर हैं वो नज़दीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो एसिड और बेस जो चैप्टर है आपका अम्ल और क्षार, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड है। इसमें हमने अम्ल जो टॉपिक है उसके बारे में पूरा विस्तार से डिस्कस किया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की ना आए। अम्ल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो आसान डेफिनेशंस हैं वो इसके अंदर में यूज़ की गई हैं। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा ताकि आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकें। यहाँ से आप सीख सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होते हैं, वो पुरानी अवधारणा जो थी उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। सबसे पहले जो अम्लों को पहचाना जाता था वो खट्टेपन से ही अम्लों को पहचाना जाता था। स्वाद में जो खट्टी होती थी चीज़ें वो अम्ल होती थी, और जो फिर बाद में पता लगा कि नीले लिटमस को जो लाल कर देंगी वो क्या होंगी, वो सारी चीज़ें अम्ल होंगी। जैसे एग्जाम्पल में आपको सिरका, नींबू, कच्चा आम, इमली इत्यादि जो ये सभी चीज़ें हैं ये क्या हैं, अम्ल के कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे कोई भी उस तरह का एग्जाम्पल नहीं दिया गया है जिसका रासायनिक सूत्र लिखा गया हो, सिर्फ आपको नॉर्मली लैंग्वेज में यहाँ पे दिया गया है। अवधारणा जो ये थी आपकी, ये पूर्ण रूप से चल नहीं सकी क्योंकि सभी चीज़ों को आप टेस्ट के ही उससे नहीं बता सकते कि अम्ल है या क्षार है। कुछ चीज़ों का टेस्ट नहीं होता है फिर भी वो अम्ल होती हैं और क्षार होती हैं। तो ये अवधारणा यहाँ पे फेल हो जाती है। उसके बाद में दूसरी अवधारणा आती है। आर्हीनियस का जो नियम था उसके अनुसार उसने अपनी एक नई डेफिनेशन दी है। आर्हीनियस ने उसी के अनुसार काफ़ी प्रचलित डेफिनेशन है ये। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। पुरानी डेफिनेशन से ही नई डेफिनेशंस आती हैं। यहाँ पे भी अम्ल खट्टे होते हैं, वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं हम सारे। तो यहाँ भी वो पॉइंट दिया गया है और ये है भी। अम्ल तथा उसके स्रोत, ये कुछ स्रोत यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। नॉर्मली आपकी जानकारी के लिए, ज़रूरी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बोर्ड में पूछा जाएगा। हो सकता है पूछा जाए, हो सकता है नहीं भी पूछा जाए, बस जानकारी के लिए आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। जैसे कि नींबू, नारंगी तथा संतरा, ये सारी चीज़ें खट्टी होती हैं स्वाद में, इसीलिए ये अम्ल हैं और इनके स्रोत दिए गए हैं। इनसे कौन सा अम्ल आपको प्राप्त होता है, तो वो आप देख सकते हैं। जो नारंगी है, नींबू है, संतरा है, ये सारे के सारे फल हैं और ये खट्टे होते हैं। सिट्रिक अम्ल इनसे प्राप्त होता है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं सिरका तथा क्षार। इनसे आपको कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका तथा क्षार से आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। उसके बाद में दूध से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? लैक्टिक अम्ल दूध से आपको प्राप्त होता है। उसके बाद में मक्खन आता है। मक्खन से आपको कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? ब्यूटरिक अम्ल जो है, ब्यूटरिक अम्ल वो आपको मक्खन से प्राप्त होता है, ब्यूटेरिक अम्ल। और ये बस ऐसा ही नॉर्मली आप याद रख लेंगे। याद रहता तो ठीक, नहीं रहता तो ठीक। वैसे पूरी संभावना नहीं है कि ये चीज़ें आए, बस ये तो जानकारी के लिए आपको इसमें पॉइंट में हमने दे दी है। आगे जो पॉइंट आएंगे उनमें हम इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इमली तथा अंगूर से टार्टरिक अम्ल आपको प्राप्त होता है। उसके बाद में लाल चींटी जो होती है उससे आपको कौन सा अम्ल मिलता है? फॉर्मिक अम्ल। मतलब कहने का ये, लाल चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। जब वो काटती है तो हमारे अंदर फॉर्मिक अम्ल इंजेक्ट कर देती है। चाय में टैनिक अम्ल होता है। चींटी जो दूसरे वाली होती है ब्लैक कलर की, उसमें मेथनोइक अम्ल होता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जिसके कारण पेट में पथरी हो जाती है, वो ऑक्जेलिक अम्ल के ही वजह से हो जाती है। कैल्शियम जो इकट्ठा हो जाता है वो सब इसी का कारण है, ऑक्जेलिक अम्ल का। उसके बाद में ये हमारी टेबल समाप्त हो चुकी है। आप इसको पूरे ध्यान से देख सकते हैं बस एक बार। नॉर्मली अम्लों के प्रकार आयनन के आधार पर। अम्ल आयनन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल, दूसरा दुर्बल। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, ये प्रकार होते हैं आयनन के आधार पर। डेफिनेशन देखते हैं। वे अम्ल जो जल में, पानी में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या घुल जाते हैं, ये कह सकते हो आप। आयनित का मतलब ये है पूर्ण तरीके से, बिल्कुल वो उसमें घुल जाते हैं, बिल्कुल पूर्ण तरीके से। सामान्यतः खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। जो हमारे खनिज अम्ल होते हैं, जो आप किससे निकालते हो? धरती से निकलते हैं खोद करके, वो क्या होते हैं? प्रबल होते हैं सभी के सभी अम्ल। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर H2SO4, HCl, HNO3, ये क्या है? खनिज अम्ल हैं। और कैसे हैं?
दोनों तीनों प्रबल अम्ल हैं, सारे के सारे जो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिए गए हैं। इससे अलग भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे जरूरी एग्जाम्पल जो मोस्ट हैं वो आपको दे दिए गए हैं ताकि आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद में दुर्बल अम्ल आता है, दुर्बल एसिड, वीक एसिड, मतलब वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और प्राप्त कहाँ से होते हैं ये प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों से, सामान्यतः पादपों से क्या प्राप्त होते हैं, दुर्बल अम्ल प्राप्त होते हैं, जैसे HCN, CH3, COOH, HCOOH। ये आपको प्राप्त होते हैं कहाँ से, पेड़ पौधों से, पादपों से। पहला HCN है, दूसरा CH3COH है, फिर है HCOOH। अब सांद्रता के आधार पर हम इनको वर्गीकृत करने वाले हैं। सांद्रता के आधार पर दो तरह के अम्ल होते हैं, पहला सांद्र अम्ल, दूसरा तनु अम्ल। वो दोनों अम्ल डेफिनेशन सहित हम देखने वाले हैं विद एग्जाम्पल। सबसे पहले सांद्र अम्ल की डेफिनेशन देखते हैं। कौन सा अम्ल होता है जिसमें अम्ल तो ज़्यादा मात्रा में होगा परंतु जल कम मात्रा में होगा, उस अम्ल को हम क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। अब यदि हम उसी अम्ल के अंदर पानी डाल दें काफ़ी सारा, तो वो कैसा हो जाएगा, अम्ल तो कम हो जाएगा और उसके अंदर में क्या हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम तनु अम्ल बोलेंगे। तो तनु अम्ल की डेफिनेशन देखते हैं। जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो लेकिन पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हम उसको तनु अम्ल बोलते हैं। क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा काफ़ी कम हो गई है तो तनु अम्ल है, मतलब कहने का हल्का अम्ल। और जो बाहरी अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है वो कौन सा है, सांद्र अम्ल होता है। अम्लों के सामान्य गुण हैं कुछ, वो आप देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अम्ल की डेफिनेशन दीजिए और उसके कुछ सामान्य गुण भी लिखें। कोई सा भी रासायनिक गुण आ सकता है, जो हमने यहाँ पर अधिकतर ये है कि कोशिश की है कि सारे अम्ल के जो गुण हैं वो यहाँ पे हम लिख दें अच्छे से। सबसे पहला ये स्वाद में खट्टे होते हैं, उसके बाद में ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, सभी अम्ल खट्टे होते हैं, खट्टे फलों से अम्ल प्राप्त होता है या सभी अम्ल खट्टे होते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संचारक होते हैं, इसका अर्थ ये है कि ये जो अम्ल होते हैं आपके, ये प्रबल संचारक होते हैं। प्रबल अम्ल क्या कारण है, मतलब क्या मतलब है इनका, मतलब ये है कि अगर कागज़ या किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ के ऊपर भी अम्ल को डाल देते हैं प्रबल को, तो वो क्या कर देगा, उसको क्षति पहुंचा देगा। क्षति पहुंचाएगा मतलब उसको बेकार कर देगा, उसको गला देगा या फूंक देगा, तो उसी को कहते हैं प्रबल अम्ल प्रबल संचारक होते हैं। मतलब जो प्रबल अम्ल है वो प्रबल संचारक है, मतलब उनका प्रभाव किसी भी चीज़ पर बहुत ही अधिक पड़ेगा। अब उसके बाद में बात करते हैं विद्युत चालकता। अम्ल का जलीय विलयन जो अम्ल होता है, अम्लों का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। किसकी वजह से होता है, H+ आयन की वजह से वो विद्युत का सुचालक होता है। क्षारों से अभिक्रिया, ये पॉइंट यहाँ पे भी ऐसा ही आया है और इसी तरह का आएगा क्षार के अंदर भी, क्योंकि क्षार में भी ये पॉइंट काम करेगा और अम्ल में भी ये पॉइंट जू का तू ऐसा कैसा ही काम करने वाला है। क्षारों से अभिक्रिया, अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को खत्म कर देते हैं, लवण व जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमसे पॉइंटों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे लवण और जल बनता है ऐसा आना था, परंतु ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम अपडेट कर देंगे अपने नोट्स में, तब आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया को कहते हैं, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करते हैं और अम्ल जो है वो क्षारों का प्रभाव नष्ट कर देते हैं या क्षार अम्ल का प्रभाव नष्ट कर देते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उस अभिक्रिया में क्या क्या बनता है, उसमें बनता है जल और लवण। अम्ल क्षार से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और एक जल बनाएगा। क्लियर है। उसके बाद धातु कार्बोनेटो व धातु बाइकार्बोनेटो से अगर कोई भी अम्ल रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, लैंग्वेज में भी लिख के दिया है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने समझा दी हैं। HCl NaOH से क्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा और H2O बनाएगा। उसके बाद में बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, फिर हम बाइकार्बोनेट जो हैं उससे अगर कोई अम्ल क्रिया करेगा तो क्या क्या वो बनाने वाला है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कोई भी अम्ल है वो अगर बाइकार्बोनेट से या कार्बोनेट से क्रिया करेगा सिंपली, तो वो क्या बनाएगा, सबसे पहले एक लवण बनाएगा, फिर CO2 गैस बनाएगा और उसके बाद में जल बनाएगा। इस तरह के डेफिनेशन और सारी चीज़ें हमने नीचे लिख करके आपको बता दी हैं कि इस तरह से वो बनाएगा। सबसे पहले हमें कोई भी क्या लेंगे, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट लेंगे, तो हमने कार्बोनेट क्या लिया है, CaCO3 लिया है। और रिएक्शन किससे कराई है, उसकी H2SO4 से कराई है। जैसे H2SO4 से वो रिएक्शन करेगा, सबसे पहले लवण बनाएगा। लवण क्या चीज़ है,
11 है CaSO4। फिर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो क्या है CO2। फिर क्या बनाएगा, जल बनाएगा H2O। यहाँ पे आपको लैंग्वेज में दिखाया है धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट से अगर कोई अम्ल रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, 3 चीजें वो बनाएगा। कोई भी धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो, वो यही चीजें बनाएगा लैंग्वेजली। और यहाँ पे आपको सूत्र के अनुसार भी सारी चीज़ें यहाँ पे, इक्वेशन के अनुसार भी यहाँ पे, रासायनिक समीकरण के रूप में भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, हिंदी में लिख के दी गई हैं, डेफिनेशंस लिख के दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आपको कम पड़ जाएंगी याद करने के लिए और रटने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रटते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कम पड़ जाएंगी। आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब याद हो जाएगा, क्योंकि हर तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। वीडियो भी मैंने काफ़ी अच्छी बनाई है ताकि समझ में आ जाए। और नोट्स तो मुझे नहीं लगता कि नोट्स थोड़ा सा भी इधर उधर है, सबसे अच्छा नोट्स मैंने बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि कई किताबों का निचोड़ मैंने इस नोट्स के अंदर आपको दे दिया है। आपको ये दिखाया गया CaCO3 से क्रिया जब एक H2SO4 मतलब एक कोई अम्ल क्रिया करेगा तो क्या क्या बना देगा, CaSO4 बना देगा जो क्या है एक लवण है, उसके बाद में CO2 और फिर H2O बना देगा। उसके बाद में धातुओं से क्रिया अगर कोई अम्ल करता है तो क्या होता है, आप सभी लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा मिलेगा, और जब आपका धातु और अधातु चैप्टर चलेगा तब भी ये पॉइंट आपको जू का तू मिलेगा। जब भी कोई धातु किसी भी अम्ल से रिएक्शन करेगी, कोई भी धातु किसी अम्ल से यदि रिएक्शन करती है जो सक्रिय है, तो वो क्या बनाएगा, एक तो हाइड्रोजन गैस सबसे पहले बाहर निकालेगी। ये तो पॉइंट मान लो, हर धातु जब किसी भी अम्ल से क्रिया करती है तो ये होता जरूर है, हाइड्रोजन गैस बाहर जरूर निकलेगी। तो क्या निकलेगा, एक तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और क्या बनेगा, लवण एक आपका बन जाएगा, मतलब एक सॉल्ट बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस उसकी बाहर निकलती जाएगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट आपको 2 जगह काम करने वाला है, एक तो यहाँ पर एक धातु और अधातु में काम करने वाला है। यही पॉइंट बिल्कुल वैसा का वैसा ही। अभी आप अम्लों के उपयोग पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कोई उपयोग दे दे और पूछ ले, हो सकता है कि उपयोग आपसे पूछ ले डायरेक्ट, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण करने में किया जाता है। इन सारी चीज़ों में किसका उपयोग किया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल के बारे में आप बात करेंगे, बात करेंगे। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने चांदी के शोधन में किया जाता है, ठीक है। उर्वरक औषधि विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। एक विस्फोटक पदार्थ है नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। वो एक विस्फोटक पदार्थ है जो किससे बनता है, HNO3 से बनता है। ग्लिसरीन की रिएक्शन जब HNO3 से कराते हैं तो तब वो पदार्थ बनता है, और वो काफ़ी विस्फोटक पदार्थ है। उसके बाद में आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है, वस्त्र उद्योग में करते हैं भाई। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसका उपयोग किसमें करते हैं, वस्त्र उद्योग में करते हैं। तो वस्त्र का उद्योग होता है, वस्त्रों का जो कार्य होता है उसमें उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम आते हैं कपड़े से जंग या दाग के जो धब्बे हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है उसका उपयोग किस में किया जाता है, कपड़ों से दाग धब्बे या जंग को हटाने के लिए इसका उपयोग ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग हम लोग करते हैं। ये जो हमारी केमिस्ट्री है ये हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी ज़रूरी है, आपको पता भी होगा, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ें इसे। उसके बाद में HCl खाना पचाने में सहायक होता है। जो हमारा जो अमावस्या है उससे कहाँ तक ग्रंथि से स्रावित होता है और कहाँ पेट में जो है खाने को पचाने का कार्य करता है। ये टॉपिक, ये पॉइंट यहाँ पर और बायो में दोनों जगह काम करेगा, क्योंकि बायो में भी आ सकता है और यहाँ भी ये पॉइंट आपका आ सकता है। HCl का उपयोग स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में भी किया जाता है। किस में किया जाता है, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जो उत्प्रेरक है उसको आप जो 11th में आएगा एक चैप्टर पूरा का पूरा उत्प्रेरक, उसमें आप अच्छे से इसको
पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको उतना पढ़ना है जितना आपके काम आएगा। इसमें क्या जाता है, सेल का उपयोग स्टार से ग्लूकोज बनाने में किया जाता है। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आपका जो चैप्टर है उसका एक जो पूरा का पूरा टॉपिक है एसिड, वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो चुका है। एक नोट पॉइंट और दिया गया है, अम्लों में सबसे शक्तिशाली जो HNO3 होता है, ये नोट पॉइंट दिया गया है बस यहाँ पे। आशा करते हैं कि ये जो हमारी वीडियो है ना, ये आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें एक पूरा पूरा टॉपिक जो है एसिड, वो हमने बिल्कुल अच्छे से निपटा दिया है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम क्षार को बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे ये वाला पॉइंट हमने ख़त्म करा है। कैसे कैसे ये ऐसे ख़त्म करा है, पहले पुरानी डेफिनेशन, उसके बाद में नई डेफिनेशन के बाद में जो है आयनन के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, फिर उसके भौतिक गुण, फिर भौतिक गुण के बाद में उसकी कुछ रासायनिक गुण, 1-2 इक्वेशन दी गई हैं। 1-2 इक्वेशंस के बाद में फिर उसके उपयोग दिए गए हैं। सेम इसी तरह से हम क्षार को भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये लेक्चर हमारा बहुत मोस्ट है। अगला लेक्चर हमारा कल आएगा।